हेलो मानवा बडीज, स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी सेविंग माय स्वीट हार्ट मानवा की, और ये है इस मानवा का पार्ट 5। तो चलिए जानते हैं लेटिशिया और डिटेन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। डेलीगेशन के सभी ने सुन लिया है कि लेटिशिया सेंट की असली बेटी है। यूल्केन उनको सारी बातें समझाने लगता है। इसी वक्त टेंट के अंदर लेटिशिया आर्विन को बता रही है, मैंने अपनी नानी, वो सारी मेड्स और जनस से आए वो सभी लड़के किसी को नहीं मारा। ये सभी मेरी माँ के बुरे कर्म थे। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ कब से मुझसे नफरत करने लगी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी होली पावर्स मेरी वजह से घटे हैं। लेटिशिया कहती है कि बाद में जब जोसेफिना अपने अब्यूज़ के निशान छुपा नहीं पाई, उसने लेटिशिया पर हर बात के लिए इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये कहने लगी कि लेटिशिया एक शैतानी बच्ची है जिसे ठीक कराने की ज़रूरत है। बाहर यूल्केन भी लोगों को ये बात बताता है तो वो लोग कहते हैं, हम उस औरत का भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रही हो। एक आदमी कहता है, तुमने कहा कि उसने राजकुमार जूलियस की अस्थियों को छिपाया, लेकिन उसने वो हिज मैजेस्टी को वापस तो नहीं करा। शायद वो बस नाटक कर रही थी और बाद में फिर से उन्हें वापस सेंट्रल टेम्पल में रख दिया। और हम कैसे भरोसा कर ले कि उसे अब्यूज़ करा गया था। हो सकता है कि वो भी उसकी चाल का हिस्सा हो। आखिरकार वो सेंट की बेटी है, उसका खून ही गंदा है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तभी कोई उस आदमी को सर में मारता है। ये बार्नेस था। वो इस आदमी का कॉलर पकड़ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर मैजेस्टी को वो औरत कहने की? और क्या कहा तुमने? गंदा खून और चाल? बार्नेस लेटिशिया के खिलाफ वो सब बातें सुन काफ़ी गुस्सा है। वो आदमी कहता है, तुम्हें हो क्या गया है बार्नेस? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या उस जुडेल ने तुम पर कोई जादू कर डाला है? बार्नेस ये सुन और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और दूसरों को उन्हें छुड़ाने आना पड़ता है। अंदर लेटिशिया भी अपनी बात को पूरा कर कहती है कि यही उसके बीते हुए कल की सच्चाई है। आर्विन काफ़ी शॉक्ड है। वो कहता है, आपको फंसाया गया था? ये कैसे हो सकता है? लेटिशिया सोचती है कि आर्विन के लिए उसकी बातों पर यकीन करना ज़रूर काफ़ी मुश्किल है। तभी कोई बाहर से आर्विन को बुलाता है और आर्विन ये कहकर चला जाता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। वो बाहर जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो आदमी बताता है कि एक प्रॉब्लम है। यहाँ की झरनों का पानी किकोलॉस के जहर से भरे है। तेनोआ भी अभी किकोलॉस से ही लड़ रहा होना चाहिए। आर्विन उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने तेनोआ को देखा, तो आदमी बताता है कि वो अभी तक नहीं लौटा है। आर्विन उस आदमी को वहाँ से वापस भेज देता है। आर्विन को पता है कि ये पक्का ही तेनोआ ने ही करा है। लेटिशिया ने भी उनकी बात सुन लिया है तो वो भी बाहर निकलती है। वो पूछती है कि क्या इन सब के पीछे तेनोआ का हाथ है। डिड्रियन और उसके आदमी मॉन्स्टर्स की पेट्रोलिंग करने गए हुए हैं। कहीं उन्होंने वो जहरीला पानी पी लिया तो? ये सोच लेटिशिया घबरा जाती है। आर्विन कहता है कि लेटिशिया को डेलीगेशन की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टामिनेटेड झरनों को आसानी से पहचाना जा सकता है और तेनोआ उन पर हमला नहीं कर सकता। आर्विन ने तेनोआ को ये झूठ बोला है कि जोसेफिना ने उनको डेलीगेशन को सही सलामत जेनोस पहुंचाने को कहा है, इसलिए वो कभी भी डेलीगेशन के ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि उसे पेन ऑफ ओथ का डर है। लेटिशिया ये सुन काफ़ी शॉक्ड होती है कि आर्विन ने तेनोआ को तक बेवकूफ़ बनाकर रखा था। लेटिशिया कहती है कि फिर भी कह नहीं सकते कि वो पागल क्या कर बैठेगा, इसलिए वो तुरंत डिड्रियन को खबर करना चाहती है। वो जा ही रही थी कि तभी आर्विन उसको रोक लेता है। वो कहता है, तेनोआ आपके पीछे है। लेटिशिया कहती है, मुझे बताने के लिए शुक्रिया, मैं केयरफुल रहूँगी। आर्विन कहता है कि वो इस वजह से ये बात लेटिशिया को नहीं कह रहा कि वो केयरफुल रहे। लेटिशिया समझ नहीं पाती। तभी आर्विन कहता है, अगर फिर से उसने आपके पीछे आने की कोशिश की तो मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा। लेटिशिया थोड़ी सरप्राइज है। वो आर्विन को थैंक यू कहती है और फिर डिटेन को खबर पहुँचाने को वहाँ से भागते हुए चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब लेटिशिया छोटी थी, जोसेफिना ने कहा होता है, ये हरामजादी एक खून की पैसिव मर्डरर है। ये पूरी दुनिया की सबसे शैतानी चीज़ है। आर्विन को याद है वो दिन जब वो पहली बारी अफवाह की उस मर्डरर से मिला था, जब वो सेंट्रल टेम्पल के सामने अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। वो हवा में हिलते पत्ते की तरह कांपते हुए वहाँ खड़ी थी। देखने में लगता था कि वो छोटी पतली सी लड़की एक मक्खी तक को चोट नहीं पहुँचा सकती। किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। तभी उसके अंदर से वो आवाज़ कहता है, उसके भोले शक्ल पर मत जाओ, तुम सेंट जोसेफिना के विंग हो। तभी जोसेफिना वहाँ आती है और आर्विन को वही रहने को कहकर तेनोआ के साथ लेटिशिया की तरफ जाती है। जब जोसेफिना और तेनोआ लेटिशिया को ले जा रहे थे, तब आर्विन के अंदर से एक आवाज़ कहती है, तुम क्या कर रहे हो आर्विन? अपनी सच्ची मास्टर को बचाओ और जिन्होंने उनको चोट पहुँचाई है उन्हें पनिश करो।
आर्विन ये सुन काफ़ी चौंक जाता है। सेंट जोसेफिना को पनिश करूं? तभी वो दूसरी काली आवाज़ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक विंग होकर अपने ही मास्टर को चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की? जोसेफिना उस लड़की से नफरत करती है तो तुम्हें भी उसे नफरत करना होगा। मत भूलो, तुम्हारी एक लौती सच्ची मास्टर सेंट जोसेफिना है। याद रखना, तुम्हारी सच्ची मास्टर। आर्विन कह ही रहा होता है कि उसकी सच्ची मास्टर, लेकिन तभी वो रोशनी वाली आवाज़ उस काले आवाज़ को चले जाने को कहती है। काला आवाज़ कहता है, डैनिटा, फिर से तुम? जैसा कि हम जानते हैं डैनिटा उनकी गॉडेस है। वो बार बार उस काले साये को जाने को कहती है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। आर्विन को अब रियलाइज़ होता है कि वो सब कुछ झूठ था। एक विंग कैसे अपने सच्चे मास्टर को नहीं पहचान सकता? कैसे मैं लेडी लेटिशिया को नहीं पहचान सका, मेरी सच्ची मास्टर, इतने वक्त तक? यही वो पल था जब लेटिशिया का दूसरा विंग का जन्म हुआ। यानी आर्विन ने भी लेटिशिया को सच्चे सेंट के रूप में पहचान लिया है और अब वो जोसेफिना का नहीं, लेटिशिया का विंग बन चुका है। लेटिशिया दौड़ रही है। वो होप करती है कि डिड्रियन सही सलामत हो, शायद इसलिए कि वो पहले भी एक बारी डिड्रियन को खो चुकी है। उसे ऐसा लगता रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। वो सोचती है, डिड्रियन मेरा सब कुछ है, उसे बचाने को मैं अपना हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ। लेटिशिया दौड़ते हुए युल्किन को आवाज़ लगाने लगती है। वो इनोट के पास पहुँच जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसने युल्किन को देखा है। वहाँ के सभी आदमी काफ़ी चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा उनको अभी अभी पता लगा है कि लेटिशिया सेंट की असली बेटी है और लेटिशिया को लेकर उनके जज्बात पहले जैसे नहीं है। लेटिशिया सोचती है कि यहाँ का माहौल इतना टेंस क्यों है, लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं है। वो इनोद से कहती है, हमें तुरंत हिज मैजेस्टी को खबर करना होगा। तेनोआ ने झरना में कीकेलोस का जहर मिला दिया है। हमें फ़ौरन किसी को भेजना होगा। हमें उनको वापस आने को कहना होगा, वरना हिज मैजेस्टी खतरे में पड़ सकते हैं। इनोज कुछ नहीं कह रहा। शायद उसे रियलाइज़ हो रहा है कि लेटिशिया भले ही सेंट की बेटी है, वो सच में एक अच्छी इंसान है। लेटिशिया पूछती है कि इनोज ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है। वो देखती है कि बस इनोज ही नहीं, बाकी के सभी भी वैसे ही है। लेटिशिया को डर लगता है कि कहीं ये सब ऐसे इसलिए तो नहीं है क्योंकि डिड्रियन को कुछ हो गया है। ये सोच लेटिशिया को चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद वहाँ जाऊँगी। वो जाने को मुड़ती है, लेकिन इनोच उसे रोक लेता है। तभी युल्केन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि लेटिशिया बहुत तेज़ दौड़ती है। वो ज़रा सा लेटिशिया के पीछे उसे आवाज़ लगा रहा था, लेकिन लेटिशिया उसको सुन नहीं पाई और वो इतनी तेज़ दौड़ी कि युल्केन उसको मिल नहीं पाया। युल्केन लेटिशिया को ना घबराने को कहता है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि डिड्रियन सही सलामत है। उसे ऑलरेडी पता है कि झरनों की पानी में जहर मिला हुआ है और वो जल्द ही वापस भी आ जाएगा। लेटिशिया को ये सुन राहत मिलती है। जब डिड्रियन को खोने का डर उसको छोड़ता है, वो खुद भी ज़मीन में गिर पड़ती है। सभी आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे कि उनको भी ये बात रियलाइज़ हो चुकी हो कि लेटिशिया सच में डिड्रियन की परवाह करती है। इनोज और युल्केन लेटिशिया को जाकर आराम करने को कहते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेटिशिया कहती है, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ जब एक इमरजेंसी हमारे ऊपर टूट पड़ी है। हम पानी के बगैर रेगिस्तान को पार नहीं कर सकते। हमें कोई सलूशन ढूंढना होगा। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देता है और दूर एक जगह एक लाल फ्लेयर दिखाई देता है। युल्केन कहता है कि लेटिशिया को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग रेगिस्तान में सफ़र करने में माहिर है। इनोच बताता है कि एक लाल फ्लेयर का मतलब होता है कि उन्होंने अपने मिशन को सही सलामत पूरा कर लिया है और वापस आ रहे हैं। वो बताता है कि डिड्रियन सैफिरॉस को लेकर वापस आ रहा है। सैफिरॉस वो रेगिस्तान में मिलने वाले फल होते हैं जिनमें पानी स्टोर होता है। ये दुनिया के उन कम चीज़ों में से एक है जिसे ड्रैगन ने ब्लेस करा है। दरअसल उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि एम्पायर वहाँ के झरनों के साथ कुछ करेगा, तो उन्होंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। हम देखते हैं 1 घंटे पहले डिड्रियन और उसके आदमियों को पता चलता है कि वहाँ के पानी में कीकेलॉस का जहर मिला हुआ है। साल के इस वक्त ऐसा होना काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि कीकेलॉस एक ऐसा डिज़र्ट मॉन्स्टर है जो कि बस स्प्रिंग या फिर समर में एक्टिव होता है। इस वक्त तो कीकेलॉस ज़मीन के अंदर सो रहे होते हैं, तो फिर क्यों एक मरा हुआ कीकेलॉस यहाँ पानी में तैर रहा है? बस एक विंग ही एक कीकोलॉस को मार उसे यहाँ फेंकने के काबिल हो सकता है। वो खुश है कि कम से कम पास में ही सैफिरोस का स्टोरेज था। जेनोस के पास भले ही अभी ड्रैगन की ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी ह्यूमन विजडम है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में उनसे बेहतर रेगिस्तान को कोई नहीं जानता।
अभी प्रेजेंट टाइम में डिचन कैंप में आ पहुंचता है और युल्केन को सभी को सैफिरोस बांटने को कहता है। डिचन को लेटिशिया नहीं दिख रही तो वो युल्केन से पूछता है कि वो कहाँ है। युल्केन बताता है कि वो टेंट में आराम कर रही है और जब वो यहाँ नहीं था बार्नेस अपनी पैर के घाव को छुपा रहा था। ये सुन डिचन काफ़ी हैरान होता है। युल्केन बताता है कि हाँ, वो अब उस हाल में पहुँच चुका है कि बस होली पावर से उसे ठीक कर सकते हैं। लेटिशिया पहली थी जिसने उसके पैर को नोटिस करा। अच्छा हुआ उसने सेंट के विंग को उसका पैर हील करने को कहा हुआ है, वरना तो उसका पैर काटना ही पड़ता। डिजन कहता है उसने क्या किया। युल्गेन कहता है लगता है विंग से उनकी मुलाकात अच्छे से गई, लेकिन उसी दौरान सबको पता चल गया कि वो सेंट की असली बेटी है। डिजन काफ़ी गुस्सा होता है। वो गुस्सा है कि बिना साथ में कोई गार्ड लिए लेटिशिया को अकेले सेंट के विंग से मिलने दिया गया। युल्गेन डरते हुए कहता है कि वो खुद अकेले में बात करना चाहती थी और सिचुएशन थोड़ा अर्जेंट भी था। युल्केन उसे रोक भी नहीं पाया। डिचन तुरंत वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा है वो उस खतरनाक विंग के साथ अकेले में मिली, उसने क्यों मेरे आने का इंतज़ार नहीं करा। सेंट के विंग्स लेटिशिया को चोट पहुंचाने को बेताब है। वो इस हद तक भी जा चुके हैं कि उन्होंने सैंडस्टॉर्म्स लाया और झरनों में जहर मिला दिया। हमारे वहाँ से निकलने से पहले तो वो विंग्स को देख काफ़ी चौंकी हुई सी थी। लेटिशिया को ज़रूर पता है कि वो उसके पीछे लगे हैं उसे चोट पहुँचाने, और फिर भी उसने उनमें से एक से अकेले में बात करा। मुझे यकीन करने में मुश्किल होता है कि कुछ नहीं हुआ। कहीं उस विंग ने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाया। युल्केन कहता तो है कि सब अच्छा गया, लेकिन मैं अभी सुकून से नहीं रह सकता। उसे चोट पहुंची भी होगी तो फिर भी मैं जानता हूँ वो किसी को नहीं बताएगी। वो एक ऐसी इंसान है जो सोचती है कि अपने दर्द को बताने पर वो दूसरों पर बोझ बन जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे सैंडस्टॉर्म के बाद उसने इलाज करवाने से मना करा था। और ये सब इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि सब उससे नफरत करते हैं। डिचन टेंट के अंदर पहुंच जाता है। वो सोचता है मुझे उसे बता देना चाहिए था कि कोई भी उसे नफरत नहीं करता। वो कभी भी उसे नफरत नहीं कर सकते और उनको पता है कि वो एक मासूम विक्टिम है। लेटिशिया वहाँ सो रही है। वो लेटिशिया को आवाज़ लगाता है लेकिन वो बहुत गहरी नींद में है और लेटिशिया को नहीं पता चलता कि डिचन वहाँ है। डिचन सोचता है लेटिशिया मेरी पत्नी, मेरी सबसे कीमती इंसान। वो लेटिशिया का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को किस करता है। तभी एक तेज़ रोशनी वहाँ दिखाई पड़ती है। ये रोशनी लेटिशिया के एलिक्सार वाले ब्रेसलेट से आ रही है। डिचन सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ब्रेसलेट क्यों चमक रहा है। वो उस ब्रेसलेट को देख सोचता है कि क्या ये बस एक मामूली ब्रेसलेट नहीं है। तभी वो रोशनी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वहाँ जूलियस की अस्थियों वाला बक्सा दिखाई देता है। डिटेन उसको लेता है। उसे पता है कि ये उसके भाई की अस्थियाँ है और अब उसे पता चल गया है कि लेटिशिया ने इनको एक होली आर्टिफैक्ट में छुपाए रखा था। मेरा भाई जिससे मैं सीखा करता था, वो मेरे पास एक इतने छोटे बक्से में वापस आया है। डिटेन उस बक्से को कस के पकड़ता है और कहता है आप अब वापस घर जा सकते हो भैया, लेटिशिया ने आपको बचा लिया। डिटेन का प्यार लेटिशिया के लिए हर बीतते हुए पल के साथ और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, एक बलून की तरह फूलता हुआ। डिटेन को रियलाइज़ होता है कि वो जल्द ही अपनी लिमिट में पहुंच जाएगा। वो अपने इन एहसासों को अपने अंदर दबाकर नहीं रख पाएगा। वो सोचता है कि जब वो लेटिशिया से अपना प्यार का इजहार करेगा तब वो क्या करेगी, क्या वो उसके फीलिंग्स को अपनाएगी। इसके बाद डिचन बाहर आता है। अपने सारे आदमियों को वो कहता है कि उसको उन्हें लेटिशिया के बारे में कुछ बताना है। वो उनको वो सब बताता है जो कि उसने देखा था उस पहली मुलाकात से, जब उसने लेटिशिया को खून में लथपथ बेहोश देखा था। कैसे वो अकेले एक ऐसी वीरानी जगह में रहती थी जहाँ कोई गार्ड तक नहीं था, और कैसे उसने जूलियस की अस्थियों को वापस लाया था। डेलीगेशन के आदमियों को ये सब सुन काफ़ी बुरा लगता है। उन आदमियों में से कई ऐसे भी थे जिन्हें खुद जूलियस ने नाइट करा था। डिटेन उन सभी को सारा सच बता देता है, जिसके बाद सब अपने अपने कामों में जाने लगते हैं। इनोच और बार्नेस जब जा रहे हैं, इनोच कहता है कि वो खुश है कि अब सबको सच पता चल चुका है। बार्नेस कहता है कि उनको पहले से ही लेटिशिया पर भरोसा करना चाहिए था। इनोज कहता है कि लेकिन उसे नहीं लगा था कि उन सब में से बार्नेस लेटिशिया को डिफेंड करेगा। उस पर भरोसा करना तो काफ़ी दूर की बात है। बार्नेस गुस्से से कहता है कि क्या तुम ये कैसे कह सकते हो। बार्नेस इनोज को चुप रहने को और उसे बात ना करने को कहता है, लेकिन उसे पता है कि इनोज सच कह रहा है। वो वैसा कुछ नहीं करता अगर उसने वो आवाज़ें नहीं सुनी होती तो। वो सोचता है कि आखिर क्यों वो अकेला था जिसने वो आवाज़ें सुनी।
दरअसल बार्नेस को तब की आवाज़ें सुनाई दी होती है जब जोसेफिना लेटिशिया को अब्यूज़ कर रही थी, उसे गालियाँ दे रही थी और उसे मार रही थी। बार्नेस आसमान की ओर देख कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम जो भी हो मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम जो भी कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, तो इसलिए मुझे पावर्स दो। लेटिशिया की आंखें खुलने लगती है। उसके सामने डिटन है जो उसे पूछ रहा है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो घबरा जाता है जब तुरंत उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। यूल्केन बताता है कि लगता है वो फिर से सो गई है। डिटन को फिक्र है क्योंकि वो जाग नहीं रही, लेकिन यूल्केन कहता है कि अब उनको अपने सफ़र में आगे बढ़ना होगा। उनको एम्पायर से मैसेज तक मिल चुका है। डिटन कहता है कि अगर ऐसा है तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। डिटन खुद लेटिशिया को उठाकर ले जाने वाला है। यूल्केन कहता है कि लेकिन वो काफ़ी थक जाएगा। डिटन कहता है कि कोई बात नहीं, वो आखिरकार मेरी पत्नी है। इसी वक्त होली एम्पायर के पैलेस में ये रात एक शांत और खुशहाल रात होना चाहिए था सेंट की ब्लेसिंग्स की वजह से, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वहाँ कुछ पुजारी बात कर रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं जब से सेंट अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। वो तो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई है कि अपनी खुद की बेटी के शादी में तक शामिल नहीं हो पाई। कहीं उन प्रोफेसीज में कुछ गड़बड़ तो नहीं था। वो सब चाहते तो है कि कोई जाकर सेंट से पूछे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन सभी डरे हुए हैं। तभी वो लोग नोएल को खींचकर वहां लाते हैं और उसे अंदर जाने को कहते हैं। सेंट उसे अंदर आने ज़रूर देंगी क्योंकि नोएल उनकी विंग है। नोएल इस बात से खुश नहीं है। नोएल गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, बहुत हो गया, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं सेंट की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहती। हो सकता है वो बस अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहती हो। ये कहकर नोएल मुड़कर वहाँ से चली जाती है। नोएल को तो इस बात की फिक्र है कि क्या लेटिशिया ने सही सलामत रेगिस्तान को पार कर लिया होगा। ये उनकी वैसी जगह में सफ़र करने का पहली बार है, तो कहीं उनको कोई चोट ना पहुंच जाए, वो तेनवा कोई परेशानी खड़ा ना करे, उसी में उसकी भलाई होगी। मुझे इतनी फिक्र हो रही है कि मेरा तो सर ही फटने वाला है। मुझे कैसे भी कर उनके पीछे पीछे जाना चाहिए था। आर्विन ने मुझे वादा करा था कि वो लेडी लेटिशिया को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो उनसे नफरत करता है क्योंकि वो जोसेफिना का विंग है। लेकिन फिर भी मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि वो अपने किए वादे को हमेशा निभाता है। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। मैं चाहती हूँ कि आर्विन लेडी लेटिशिया को प्रोटेक्ट करे, लेकिन मैं जोसेफिना को नफरत करने से खुद को नहीं रोक पाती। नोएल कहीं ना कहीं सोच रही है कि क्योंकि आर्विन उसकी मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे भी आर्विन की मास्टर का ख्याल रखना चाहिए। तभी वहाँ एक चीख सुनाई देती है और नोएल पहचान जाती है कि ये तो जोसेफिना की आवाज़ है। वहाँ रहे सारे पुजारी भी काफ़ी घबराए हुए हैं और तभी एक पुजारी नोएल को बुलाता है। नोएल घबराती हुई जोसेफिना के कमरे की तरफ दौड़ने लगती है, ये सोच के सही यही होगा कि आर्विन के खातिर वो भी जोसेफिना का ख्याल रखे। वो एक नाइट से एक तलवार लेती है और उस तलवार से ज़ोर से जोसेफिना के कमरे के दरवाजे पर मारती है। वहाँ पर्पल कलर की फ्लेम्स दिखती है और नोएल सोचती है कि क्या उसने दरवाजे को होली पावर से सील करा हुआ है। नोएल वहाँ रहे सभी को पीछे हटने को कहती है क्योंकि सेंट ने दरवाज़ा होली पावर से लॉक करा है, तो अब नोएल दीवार तोड़ने वाली है। एक पुजारी कहता है कि ज़रूर कोई वजह होगी कि क्यों हर होलीनेस ने ऐसा करा है। क्यों ना नोएल पहले उनसे बात करने की कोशिश करे। नोएल जानती है कि बात करने से कोई काम नहीं बनने वाला। अंदर जोसेफिना अपना सर पकड़ गुस्से में बैठी है। उसे वो प्रोफेसी याद आ रहा है जहाँ गॉडेस ने कहा था कि सबसे भयानक मौत उसका इंतज़ार कर रहा है। उस प्रोफेसी के मिलने के बाद जोसेफिना बहुत डरी हुई है कि उससे उसके पावर्स किसी भी वक्त छिन सकते हैं। गॉडेस ने उसे एक्नॉलेज नहीं करा है, लेकिन उस समझौते के निशान अभी भी यहाँ हैं और उसकी शक्तियाँ भी अभी गायब नहीं हुई। आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी वो देखती है कि उसके हाथों में वही काले दाग, वो घाव के निशान बने हुए हैं। जब उसने लेटिशिया के श्राप को एक्टिवेट करने की कोशिश करा था, तब ड्रैगन की शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की थी। जोसेफिना सोचती है कि उसे अब सब समझ में आ चुका है। ये सब उसी ड्रैगन का करा धरा है। उसे याद आता है कि कैसे उस काले नकाब वाले आदमी ने उसे पहले कहा था कि ड्रैगन बहुत ही शैतानी जीव है, वो अपना चाह पाने को कुछ भी कर सकता है। उसी आदमी ने जोसेफिना को कहा था कि ड्रैगन के वंशज भी वैसे ही है, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं उनकी एम्पायर को बर्बाद करने को और जोसेफिना को मारने को।
वो आदमी ने कहा था, तुम्हें उनको मिटाना होगा, लेकिन तुम्हें वैसा धीरे धीरे करना होगा और ये उसे सबसे दर्दनाक तरीके से करना होगा। वो याद करते हुए जोसेफिना अभी के अभी सारे जेनोस वालों को मार डालना चाहती है, पर जैसे कि ड्रैगन बस जोसेफिना को धमका सकता है, जोसेफिना भी जेनोस के राजा से सब कुछ ले सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं ले सकती। अगर जोसेफिना ने डिड्रियन को मार डाला तो ड्रैगन को इंसानी दुनिया के मामलों में दखल देने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जोसेफिना को बैलेंस को बिगाड़ने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जोसेफिना सोचती है कि उसने बहुत सही फैसला करा तेनोआ को डेलीगेशन के साथ भेजने का, क्योंकि उसे यकीन है कि वो जेनोस के कीड़ों को साफ कर देगा, जिससे कि डिड्रियन को दर्द होगा। उसे यह भी यकीन है कि तेनोआ लेटिशिया को बहुत तड़पाएगा। वो पागलों जैसे हंसते हुए सोचती है कि कितनी अफसोस की बात है कि उसे यहाँ से भेजना पड़ा। लेटिशिया के पैदा होने के बाद से ही जोसेफिना के होली पावर्स कम होने लगे, इसीलिए जोसेफिना को लगने लगा कि इन सब के लिए वही जिम्मेदार है। इसीलिए उसने लेटिशिया को और भी ज़्यादा अब्यूज़ करा, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि लेटिशिया का उसकी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके घाव एक बारी भी खुद से नहीं भरते थे, तब भी अगर उसकी ज़िंदगी ही दांव पर क्यों ना हो। लेकिन फिर भी जोसेफिना को उसे तड़पाना काफ़ी मज़ेदार लगता। लेटिशिया बस एक कमज़ोर हरामजादी थी जिसके पास तो खुद को मारने की तक हिम्मत नहीं थी, भले ही उसकी ज़िंदगी नरक जैसी थी। जोसेफिना चाहती थी कि लेटिशिया कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ में जीती रहे। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आधे साल के अंदर लेटिशिया डिड्रियन को मार डालेगी और वापस जोसेफिना के पास चली आएगी। जोसेफिना सोचती है, लेकिन उसके श्राप को एक्टिवेट करते वक्त जो हुआ वो काफ़ी अजीब था। उस हरामजादी का तो ड्रैगन से कोई लेना देना तक नहीं है, तो फिर उसने क्यों मुझ पर हमला करा? मुझे फिर से उसे परखना होगा। उस ड्रैगन को भी इंटरफेयर करने की वजह से बैकलैश मिला होगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो इस बारी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जोसेफिना अपने ही नाखूनों से अपने हाथों से खून निकालती है और फिर से लेटिशिया के श्राप को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन इस बारी वो इस श्राप को पूरी तरह से एक्टिवेट करने वाली है। उसे यकीन है कि लेटिशिया नहीं मरेगी, अगर उसकी पूरे शरीर से ही खून भी क्यों ना बहने लगे। आखिरकार आर्विन वहाँ होगा उसे हील करने को। इसी वक्त बाहर नोएल अपनी पूरी पावर के साथ तैयार है। वो हर उस चीज़ को मिटा देना चाहती है जिसने लेटिशिया को दर्द दिया हो। एक ज़ोर का धमाका होता है और जोसेफिना काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि उसे दीवार में एक छेद और दीवार के उस पार नोएल खड़ी दिखती है। इसी वक्त रेगिस्तान में कहीं हम देखते हैं कि सिगमंड यानी हमारा ड्रैगन भी खून की उल्टियाँ कर रहा है। दीवार को तोड़ने के बाद नोएल सोच रही है कि उसे नहीं लगा था कि वो एक ही बारी में इसे तोड़ पाएगी। जोसेफिना गुस्से से चिल्लाती है, नोएल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो? नोएल को बुरा लग रहा है कि बाकी सब भी जोसेफिना के चेहरे में ये शॉक्ड एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हैं। नोएल फिक्र करने का नाटक करते हुए कहती है, क्या आप ठीक है योर हॉलीनेस? मुझे आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और फिर मैंने आपकी चीख सुनी और फिर तो मैं एक पल भी बाहर इंतज़ार नहीं कर पाई। जोसेफिना कहती है, नोएल, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। नोएल उसके सामने झुककर उसका हाथ पकड़ बैठी है। जोसेफिना सोचती है कि नोएल तो बस 9th विंग यानी कि आखिरी विंग है, तो उसके पावर्स इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए थी। क्या वो हमेशा से ही इतनी स्ट्रांग थी? नोएल और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है और उसने अपनी लॉयल्टी की कसम भी जोसेफिना को दे दिया है। इसका मतलब यही हो सकता है कि जोसेफिना के पावर्स अभी भी स्ट्रांग है, या फिर शायद पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जोसेफिना कहती है, थैंक यू नोएल, लेकिन घबराओ मत, मैं बस एक ऐसी चीज़ से निपट रही थी जो कुछ वक्त से मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। नोएल कहती है, आपको परेशान कर रहा था? किसकी ये मजाल? मुझे बताइए, मैं तुरंत जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। जोसेफिना हंसते हुए कहती है, वो तो आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर नोएल और बाकी के सारे विंग्स ने हाथ मिलाया तो शायद वो मुमकिन हो सकता है। जोसेफिना बताती है कि जो उसे परेशान कर रहा है वो जेनोस को बनाने वाला ड्रैगन है। वो जोसेफिना के रास्ते में आता रहता है। उधर दूसरी तरफ वही जेनोस का ड्रैगन सिग को खून की उल्टियाँ हो रही है। गोला कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा सीरियस है। मुझे नहीं लगता कि पिछली ज़िंदगी में वो इतना बुरा था। आखिर कब से जोसेफिना का श्राप इतना ताकतवर हो गया? अगर तुमने उस श्राप को नहीं लिया होता तो लेटिशिया तो उसी पल मर जाती जब जोसेफिना ने उस श्राप को एक्टिवेट करा।
सिगमंड कहता है, वो कमीनी हरामजादी, उसकी हिम्मत कैसे हुई उस बच्ची को चोट पहुंचाने की मेरे वार्न करने के बावजूद। तभी सिग एक पत्थर में उलझकर फिसल कर गिर पड़ता है, जिसे देख गोला हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगता है। सिग सोचता है कि उसे बैलेंस के बारे में सब भूलकर बस अपने मन में जो आया वो करने का बड़ा मन है। गोला अभी भी हंस रहा है तो सिग उसे हंसना बंद करने को कहता है। सिग वही ज़मीन में सोते हुए रात के उस आसमान को देखने लगता है। काफ़ी वक्त हो चुका था उसे ऐसे आसमान को देखे हुए। उसके याद में एक आवाज़ कहती है, सिग, क्या तुमने कभी ये सुना है? एक औरत ने उसे कहा था कि सारे इंसान मरने के बाद तारे बन जाते हैं। ये मेरी सबसे पसंदीदा कहावत है। बस ये सोचकर भी मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरा परिवार इस रात के आसमान में ही कहीं है। तुम्हें क्या लगता है सिग? सिग तभी नॉर्मल था, वो बड़ा था। वो कहता है, तुम्हारा परिवार वहाँ ऊपर नहीं है, तारे बस दूर के पत्थर होते हैं जो कि हवा में तैर रहे हैं। ये सुन लड़की काफ़ी दुखी होती है। सिग कहता है, और वैसे भी जो मर चुके हैं तुम उनको मिस ही क्यों करती हो? उनको मिस करने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। अगर तुम सच में उनको देखना चाहती हो तो तुमको उनका कब्र ही खोदना होगा, आसमान को देखने के बदले। लड़की कहती है, क्या मैं तुम्हारी गाइड बनना बंद कर सकती हूँ? सिक कहता है, बिल्कुल नहीं। उस कॉन्वर्सेशन के बाद सिक को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने को कि उसका मतलब क्या था, क्योंकि सिक को उससे प्यार हो गया था। इंसानों की ज़िंदगी एक ड्रैगन की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ होना चाहता था। उन्होंने शादी कर ली, एक राज्य को बनाया और वही मिलकर राज करने लगे। और जब उनकी आखिरी अलविदा का वक्त आ गया, तब जाकर उसे पता चला कि जिसको कभी वो प्यार करता था, उसे खोना कितना दर्दनाक होता है। उसके बाद उसे सुकून बस अपनी बीती हुई पत्नी के वंशजों को देख मिलता। वो सब भी काफ़ी कमज़ोर थे, वो सब भी इंसान थे, लेकिन फिर भी इस दुनिया में जीने को उनमें एक आग सी चमक दिखाई देती। सिग उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अंत में उससे उसकी पत्नी के लोगों को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त वही सबसे अच्छा रास्ता था। वो सोचता है, लेकिन डैनिटा का फैसला मुझसे अलग था। उसे याद आता है कि कैसे डैनिटा ने कहा था, मैं अंत तक कोशिश करूंगी, ये सब मेरे लोग हैं इसलिए मैं उनकी रक्षा करूंगी। भले ही सिग और डैनिटा के रास्ते अलग थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था। इसीलिए सिग को लगा कि वो लोग शांति से एक साथ रह सकेंगे। लेकिन जोसेफिना के सेंट बनने के बाद सब कुछ बिखरने लगा। जब सिग को ये बात रियलाइज़ हुआ, उसे जेनस को छोड़ने का पछतावा होने लगा। उसे लगने लगा कि अगर उसने भी डैनिटा के जैसा फैसला करा होता तो वो अपने लोगों को शायद बचा पाता। सिग अचानक रुक जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि पछताना एक बहुत ही बेवकूफ़ काम है। सिग ने सब कुछ दांव पर लगा लिया वक्त को पीछे मुड़कर, तो उसे खुद की काबिलियत पर शक कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी गोला कहता है कि वो सही रास्ता नहीं है। उसे तो लगा था कि सिग जोसेफिना को मारने जा रहा है। सिग कहता है कि अगर वो मुमकिन होता तो वो पहले ही उसे मार चुका होता। और वैसे भी उस दुष्ट हरामजादी को वो मिलकर रहेगा जो वो डिज़र्व करती है, इतना तो पक्का है। एक विंग की शक्तियाँ तब मैनिफेस्ट होती है जब उनकी जान को खतरा होता है, या फिर तब जब वो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में होते हैं। एक सेंट की अवेकनिंग भी वैसे ही होती है। जोसेफिना आज लेटिशिया की जान नहीं ले पाई, यानी जोसेफिना ने खुद अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद दी है। उधर लेटिशिया अभी भी जागी नहीं है। उसे ऐसे सोता हुआ देख डिटरन सोचता है, लोग कहते हैं कि वो सो रही है, लेकिन क्या इतने लंबे वक्त तक सोना नॉर्मल है? उसको लेकिन बुखार नहीं है। डिटरन सोचता है कि सुबह उसे एक डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। डिटरन खुद भी कुछ दिनों से नहीं सोया था, तो वो सोचता है कि शायद उसे भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी लेटिशिया के हाथ में हुआ वो ब्रेसलेट चमकता है और डिटरन को अचानक काफ़ी नींद आने लगती है। अपने सपने में डिटरन देखता है कि एक जगह में युद्ध हो रहा है। वो सोचता है कि ये जगह क्या है। आसमान अंधेरा है और सभी ओर से खून की बू आ रही है, लेकिन मैं तो अभी लेटिशिया के पास था। ये अजीब जगह कौन सी है? तभी डिटरन अचानक काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि वो इस जगह को जानता है। उसे ये जगह अच्छे से पता है, क्योंकि ये उसी का राज्य है जिसको प्रोटेक्ट करने को उसने कसम खाया है। अभी वो जहाँ खड़ा है, डिटरन समझ जाता है कि ये जेनस का कैसल है। वो सोच रहा था कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन तभी युल्केन वहाँ आ जाता है और डिटरन को कहता है कि उसे जल्द ही यहाँ से भागना होगा। तभी उनके पीछे से भी उन पर वार होने लगता है। डिटरन सोचता है कि ऐसा कौन करेगा, कि तभी वो देखता है कि उनकी ओर मार रहे लोग होली एम्पायर के सिपाही है। युल्केन कहता है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है योर मैजेस्टी, प्लीज़ आपको भागना ही होगा। अचानक डिटेन को एक ज़ोर का झटका लगता है और वो सोचने लगता है कि अभी जो हुआ वो क्या था। क्या वो कोई सपना था? नहीं, वो काफ़ी असली लग रहा था। एम्पायर की आर्मी ने जेनस को ख़त्म कर दिया। डिटेन सोचता है, नहीं, मैं वैसा कभी नहीं होने दूंगा।
वो लेटिशिया का हाथ पकड़ कहता है, मैं तुम्हें और जेनोस दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। आखिरकार मैंने वादा जो किया है कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अगले सीन में कोई कह रहा है, क्या तुम मुझे सुन रही हो लेटिशिया? ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? लेटिशिया की आंखें फाइनली खुल जाती है और वो कहती है, डिटन? क्यों? डिटन कहता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ में उठाकर चलने वाला हूँ। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन प्लीज़ कुछ देर तक सह लेना। जब हम इस पत्थर वाले रेगिस्तान से बाहर निकल जाएंगे तब हम कैरियज लेंगे। लेटिशिया सोचती है कि नहीं, ऐसा करने से वो थक जाएगा। वो कहती है, बस मुझे यही छोड़कर चले जाओ। ये सुन डिटेन काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि वो उसकी बात को मना करता है। वो कहता है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेटिशिया नहीं चाहती कि डिटेन को परेशानी झेलना पड़े, क्योंकि उसे यकीन है कि अंत तक ही डिटेन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक आवाज़ आती है जो कहती है, आखिर में हम मिल ही गए। हम देखते हैं कि लेटिशिया आसमान में उड़ रही है। वो आवाज़ कहती है, आई मिस्ड यू लेटिशिया। डरो मत, तुम जल्द ही जाग जाओगी, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा इतनी ग्रेट पावर को अपनाने को। फिर उनकी सफ़र को शुरू हुए 10 दिन बीत जाते हैं। लेटिशिया अभी भी सोई हुई है और डिटेन खुद उसे उठाकर ले जाने की जिद करता है। और तेनोआ भी वापस आ चुका है। तेनोआ आकर आर्विन से बात करने जाता है। आर्विन कहता है कि जितना सोचा था तेनोआ उससे जल्द ही वापस आ गया। आर्विन को तो लगा था कि तेनोआ तब वापस आएगा जब वो सब रेगिस्तान के मुश्किल भाग को पार कर चुके होंगे। तेनोआ कहता है कि उसने अपना मन बदल दिया, क्योंकि वो भी तो सेंट का विंग है ना। जैसा सेंट ने कहा है, उसे डेलीगेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तेनोआ कहता है, उसके अलावा मुझे हमारी राजकुमारी की बहुत याद आ रही थी। उसने ज़रूर सुन लिया होगा कि झरनों में जहर मिलाया गया है ना? मुझे यकीन है कि तभी तो वो डर के मारे एक चूहे की तरह काँप रही होगी। आर्विन पूछता है कि क्या तेनोआ ने बस इतनी छोटी सी वजह के लिए पानी में जहर मिलाया था? तेनोआ कहता है, छोटी सी वजह? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसे रोता हुआ देखना तो कुछ लोगों को मारने से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये सुन आर्विन काफ़ी गुस्सा होता है। आर्विन उठकर तेनोआ की ओर जाने लगता है और जैसे ही तेनोआ उसकी तरफ नज़रें घुमाता है, आर्विन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तेनोआ काफ़ी चौंक जाता है। आर्विन कसकर उसका गला दबाने लगता है और कहता है, मैंने बार बार तुमसे कहा, मैंने कहा कि कोई भी परेशानी खड़ा मत करना। मैंने कहा कि तुम डेलीगेशन के किसी के ऊपर भी हाथ नहीं लगा सकते। लेटिशिया के विंग के रूप में अवेकन होने के बाद आर्विन का पेन ऑफ ओथ, जो कि जोसेफिना के हुक्म के खिलाफ जाने से हो रहा था, वो गायब हो गया। लेकिन फिर भी आर्विन को नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से तेनोआ को हरा पाएगा, लेकिन लगता है कि वो गलत था। आर्विन सोच रहा है कि वो दोनों ही अब सेकंड विंग्स है। तेनोआ जोसेफिना का सेकंड विंग है और आर्विन लेटिशिया का। फिर भी तेनोआ उससे इतना कमज़ोर क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि लेटिशिया जोसेफिना से ज़्यादा ताकतवर है। आर्विन को पता चलता है कि लेटिशिया अभी तक नहीं उठी है। छोटा बताता है कि डिटेन ने कहा है कि वो कल उसको डॉक्टर को दिखाएगा। वो बस सोई हुई है, लेकिन वो काफ़ी लंबे वक्त से नहीं जागी है। ये बात सुन आर्विन को घबराहट होती है और वो सोचता है कि उसे खुद जाकर उसको देखना चाहिए। अगर उसे डॉक्टर ही चाहिए तो आर्विन की होली पावर्स पक्का उसकी मदद कर पाएंगे। आर्विन लेटिशिया के पास जा ही रहा था कि तभी वहाँ फूलों की पंखुड़ियाँ बरसने लगती है। आर्विन सोचता है कि ये कितना अजीब है। रेगिस्तान के इस हिस्से में तो फूल खिलते भी नहीं हैं, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? तभी अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी आर्विन को जानी पहचानी सी लगती है। क्या ये लेटिशिया का पावर है? लेकिन डेलीगेशन का कोई भी इस लाजवाब नज़ारे के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे कि मानो उनको ये दिखाई ना दे रहा हो। आर्विन को याद आता है कि उसने इस सीन के बारे में एक किताब में पढ़ा था, जो कि एक सेंट की अवेकनिंग के ऊपर था। एक सेंट का जन्म होने से पहले कुछ संकेत दिखते हैं। एक आम इंसान तुरंत गॉडेस की शक्तियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं खुद को तैयार करने को। उस दिन बगीचे सुनहरी पंखुड़ियों से भरे थे। सारे फूल एक ही साथ खिले थे, एक नई सेंट के जन्म की खुशी में। आर्विन समझ जाता है कि ये जो सब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लेटिशिया जल्द ही एक सेंट बनने वाली है। तभी आर्विन को सुनाई देता है कि कोई कह रहा है, रेगिस्तान में इतनी सारी पंखुड़ियाँ क्यों है? ये बंदा बार्नेस है जो कहता है, अरे ये तो गायब हो गए। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? हर मैजेस्टी की फिक्र मुझे खाए जा रही है, लेकिन फिर भी देखो मुझे, रेगिस्तान में फूलों की बारिश के सपने देख रहा हूँ। मुझे सच में खुद को संभालना चाहिए। आर्विन उसे देख सोचता है कि यह आदमी कौन है। तभी बार्नेस भी आर्विन को देख लेता है और कहता है, तुम तो एम्पायर के पुजारी हो ना? क्या तुमको कुछ चाहिए था?
आर्विन बस बार्नेस को देख हैरान है क्योंकि बार्नेस ने भी उन सुनहरी पंखुड़ियों को देखा था। बस विंग्स को ही वो नज़ारा देखने का मौका मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बार्नेस भी एक विंग है? आर्विन कहता है तुम्हारा नाम क्या है? बार्नेस अपना नाम बताने वाला था कि तभी वो बीच में ही रुक जाता है। वो गुस्सा है क्योंकि उसने पहले आर्विन को एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आर्विन ने नहीं दिया, तो वो क्यों उसकी सवाल का जवाब दे। एम्पायर के पुजारी सच में सबसे अनोइंग कमीने हैं। लेकिन फिर बार्नेस सोचता है कि उसे कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहिए, वरना उसे फिर से डांट पड़ सकती है। ये सोच बार्नेस कहता है, बार्नेस, मेरा नाम बार्नेस है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? अब सोचने पर बार्नेस को नहीं लगता कि एम्पायर ने उनके साथ पुजारियों को भी भेजा था। तभी आर्विन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बार्नेस को समझ में नहीं आता कि आर्विन ऐसे हंस क्यों रहा है। आर्विन को याद आया है कि कैसे लेटिशिया ने उसे कहा था कि डेलीगेशन का एक आदमी जख्मी है और उसे ठीक करने को होली पावर्स ही चाहिए होंगी। उसका नाम बार्नेस है। आर्विन बार्नेस को देख कहता है, बार्नेस, मैं याद रखूँगा। तभी बार्नेस को वहां अचानक एक तेज़ रोशनी दिखाई देती है जो कि उसके पैर को लपेट लेती है। बार्नेस काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। बार्नेस गुस्से से उछलते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो इसे। तभी वो अचानक रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसका पैर अब ठीक हो चुका है। उसका घाव पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तभी आर्विन कहता है, बार्नेस, तुमने कहा कि तुम्हें लेडी लेटिशिया की फिक्र हो रही है ना? अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवेकन होने में मदद करूँगा। बार्नेस सोचता है, क्या? आर्विन कहता है, लेकिन तुम्हें खुद को लोहे जैसा बनाना होगा क्योंकि हमेशा कोई कीमत चुकाना पड़ता है उतना ज़्यादा ताकतवर होने को। कहीं दूसरी ओर लेटिशिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह में है। उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे ग्रीट करती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि गॉडेस डैनिटा है। गॉडेस कहती है, हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार एक बहुत ही लंबे समय से करती आ रही हूँ। लेटिशिया बताती है कि जिस पल उन्होंने उसे छुआ, उसके सपनों का वो कन्फ्यूजन और असलियत की सारी उलझनें गायब हो गई। लेटिशिया उनको जानती तक नहीं थी, लेकिन उससे उस खोए हुए बच्चे के जैसा महसूस हुआ जिसकी वापस अपनी माँ के साथ मुलाकात हुई हो। लेटिशिया रो पड़ती है और कहती है, अब क्यों बस अभी आई? आपको इतना वक्त क्यों लग गया? गॉडेस लेटिशिया से माफ़ी मांगती है कि उसे अकेले में उतना कुछ सहना पड़ा। वो लेटिशिया को गले लगाकर कहती है कि उसने काफ़ी अच्छा करा। लेटिशिया सोचती है कि ये इंसान कौन है? मैं क्यों चाहती हूँ कि वो मुझे एक बच्चे के जैसे कंफर्ट करे। गॉडेस लेटिशिया को बताती है कि अब उसे किसी भी चीज़ को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, वो अब खुश रहेगी। लेटिशिया पूछती है कि क्या सच में? तो गॉडेस कहती है कि हाँ। गॉडेस लेटिशिया का हाथ पकड़ कह रही होती है कि क्योंकि तुम मेरी सच्ची। लेकिन उनका कहना पूरा हो पाता उससे पहले ही लेटिशिया को वापस होश आने लगता है। इनो चेदेक चिल्लाने लगता है, हर मैजेस्टी को होश आ गया है। लेटिशिया सोचती है, क्या वो सपना खत्म हो गया? मैं एक कैरियज में क्यों हूँ? हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए था। वो धीरे से उठने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि उसको बार्नेस के पैर के बारे में पता चला था और फिर उसने आर्विन को अपने पास के बारे में बताया था और फिर तेनोआ ने पानी में जहर मिला दिया और एक सिग्नल फ्लेयर हुआ था। वो सोचती है कि डिटेन वापस आया होगा या नहीं। तभी कैरियज का दरवाज़ा खुलता है और डिटेन वहां आता है। लेटिशिया उसका नाम लेती है, लेकिन ज़्यादा सोने की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। डिटेन उसे धीरे से बोलने को कहता है। लेटिशिया कहती है, जब आप सब पेट्रोल करने गए थे तब कुछ हुआ तो नहीं? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि तेनोआ ने आसपास के झरनों में जहर मिला दिया था। डिटेन लेटिशिया को होश में आता देख खुश है। वो कहता है कि उनको एक दूसरा साफ झरना मिल गया और बाकी सब भी सेफ है। लेटिशिया को ये सुन चैन आता है। तभी डिटेन कहता है, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे अलावा लेटिशिया, तुम 10 दिन से नींद में थी। तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था। डिटेन लेटिशिया के हाथों में अपना हाथ रख कहता है, लेटिशिया, मुझे कुछ कन्फेस करना है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम किस किस्म की ज़िंदगी जी रही थी। जब हम पहली बार मिले थे मुझे सब पता था। डिटेन को नहीं पता था कि उसके प्यार में और भी ज़्यादा गिरना भी मुमकिन है। लेटिशिया के बेहोश होने के बाद डिटेन को काफ़ी पछतावा हुआ कि उसे पहले से ही उसे सब बता देना चाहिए था। अगर उसने वैसा करा होता तो शायद वो बेहोश ही ना होती।
इसीलिए प्रेजेंट में डिटेन लेटिशिया को सब बता देना चाहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें 7 साल से जानता हूँ। मेरे भैया अक्सर तुम्हारे बारे में लिखा करते थे। मुझे तुम्हारे बारे में जानने का मन था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचने की कोशिश की। लेकिन जिस पल मैंने तुम्हें उस दिन सेंट्रल टेम्पल में देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम ही वो छोटी मेड हो जिसके बारे में मुझे जूलियस ने बताया था। लेटिशिया, इनोज को बचाने के लिए थैंक यू। कुछ देर बाद कैरियर का दरवाज़ा फिर से खुलता है और डिटेन बाहर आकर खड़ा होता है। वो थोड़ा उदास दिख रहा है, तो बाकियों को लगता है कि शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया होगा। इनोज डिटेन को देख कहता है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि हिज मैजेस्टी रिजेक्ट हो गए हैं। बार्नेस कहता है, रिजेक्ट? उनके साथ बैठा दूसरा बंदा भी पूछता है, क्यों, किस बात के लिए? लेटिशिया को होश आए 5 मिनट तक नहीं हुआ, तो सब सोच रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। इनोज कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो हमारा बिजनेस नहीं है। डेलीगेशन के लोग लेटिशिया को जेनस के रानी होने के लिए एक वेलकम पार्टी तैयार कर रहे थे, लेकिन वो अचानक बेहोश हो पड़ी। इनोज कहता है, हिज मैजेस्टी रिजेक्ट हो गए, उसका मुझे बुरा लगा, लेकिन उनके बिना ही सही, लेकिन हमें हर मैजेस्टी के लिए वेलकम पार्टी तो करना ही होगा। हमें पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी है। बार्नेस भी कहता है, हम जल्द ही रोजेंटाइन में पहुंच जाएंगे। अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हमें फिर से 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा हर मैजेस्टी के लिए पार्टी रखने को। हम इस मैजेस्टी और हर मैजेस्टी को उनके हाल में छोड़ देते हैं और बस पार्टी की तैयारियों में ध्यान देते हैं। ऐसा कहकर वो सभी बहुत जोश में आ गए हैं। अंदर कैरियज में लेटिशिया अपने हाथ से अपना मुंह ढक बैठी है। उसके गाल भी लाल लाल है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा। राजकुमार जूलियस ने उसके बारे में अपने चिट्ठियों में लिखा था और डिटेन पहले से ही उसे जानता था। जब डिटेन ने ये बात लेटिशिया को बताया, तब लेटिशिया ने उससे कहा था कि वो कुछ देर के लिए अकेली होना चाहती थी। उसने उसे बाहर भेज दिया क्योंकि वो काफ़ी एम्बैरस्ड फील कर रही थी। लेटिशिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ये सोच के इसका मतलब ये है कि डिटेन को जूलियस की चिट्ठियाँ उसकी पिछली ज़िंदगी में भी मिली थी, तो इसका मतलब ये है कि डिटेन सच में उसे नफरत नहीं करता। क्या ये कोई सपना है? इसी वक्त लेकिन कैरियज के बाहर इंतज़ार कर रहा डिटेन ये सोचकर परेशान है कि कहीं लेटिशिया अब उससे नफरत ना करती हो। अंदर लेटिशिया को ये भी याद आता है कि अपने पिछले सपने में उसे एक अजनबी दिखी थी जो कि अजनबी जैसी नहीं लग रही थी। उसे नहीं पता कि वो अजनबी खुद गॉडेस थी, लेकिन उसे याद आता है कि उन्होंने कहा था, क्योंकि तुम मेरी सच्ची चूजन वन हो। लेटिशिया सोचती है, चूजन वन, ये तो सेंट को कहते हैं ना। तभी उसका एलिक्सार भी चमकने लगता है और उसे देख वो हैरान पड़ जाती है, क्योंकि पहले तो उसमें दरार थे, लेकिन अब वो बिल्कुल नया हो चुका है। मीनवाइल हमें रोजेंटाइन के रूलर का ऑफिस दिखाया जाता है। एक लड़का कह रहा है, हम क्या करें बाबा, सेंट के 2 विंग्स आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम इस सच को छुपा पाएंगे कि होली ग्रेल टूट चुका है? रूलर कहते हैं, शांत हो जाओ लुइस, हम अपना पूरा कोशिश करेंगे इस बात को छुपाने को। लुइस कहता है, लेकिन हमें हर होलीनेस को सच बताना ही होगा। उनको पता होना चाहिए कि होली ग्रेल टूट चुका है और वो अब पानी नहीं देता। रोजेंटाइन का सारा पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। उसके पिता कहते हैं, तुम सेंट जोसेफिना के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें परेशान करा जाने से नफरत है और वो छोटी सी छोटी गलतियों को भी माफ़ नहीं करती है। जब तक वो रोजेंटाइन से चले नहीं जाते, तब तक इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। क्या पता कहीं कोई चमत्कार हो जाए जो हमारी सारी तकलीफ़ों को सुलझा दे। डेलीगेशन भी रोजेंटाइन पहुंच गई है। लेटिशिया सोचती है, तो ये है रोजेंटाइन। शहर की सड़कों में जान भरी है, सभी और लोगों के चेहरे में खुशी है। ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच है। रेगिस्तान के बीच भी ये शहर इतना खिला हुआ है। इसकी वजह है रोजेंटाइन की होली ग्रेल। कहा जाता है कि होली ग्रेल ने कई बरसों से इस शहर को बचाए रखा है, क्योंकि वो लगातार पानी देता है। लेकिन अब अगर लेटिशिया याद करे तो इसी वक्त के आसपास होली ग्रेल को कुछ हुआ था। आधा साल बाद वो पूरी तरह से टूट गया और काम करना बंद कर दिया। रोजेंटाइन के रूलर को इस मामले के लिए दोषी ठहराया गया और उनको और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। अपने रूलर और पानी की मेन सोर्स दोनों को खोने के बाद रोजेंटाइन बस एक खंडर बनकर रह गया। लेटिशिया सोचती है कि उसने अपने सपने में जिस औरत को देखा था, अगर वो सच में गॉडेस है और वो उनकी चूजन वन है, तो शायद वो होली ग्रेल को ठीक कर पाए, इससे पहले कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाए और पिछली ज़िंदगी खुद को दोहराए। ये बस तभी हो सकता है अगर वो एलिक्सार से चुनी गई हो। वो अपने ब्रेसलेट को देख पूछती है कि क्या तुम सच में एक एलिक्सार हो। उसका ऐसा पूछने से एलिक्सार चमकने लगता है और वो समझ जाती है कि वो उसकी सवाल का जवाब दे रहा है।
तभी कोई कैरियर का दरवाज़ा खटखटाता है और लेटिशिया उसे अंदर आने को कहती है। बाहर डिटरेन है जो कहता है, लेटिशिया मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो रुक जाता है जब वो देखता है कि अंदर लेटिशिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही है और वो कहती है, योर मैजेस्टी आपको क्या बात करनी है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही खुश हो। उसके चेहरे की चमक से डिटरेन तो आंखें तक खुली नहीं रख पाता। वो सोचता है कि कोई इतना ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है। डिटरेन कैरियर के अंदर जाता है और लेटिशिया को बताता है कि होली पैलेस ने रोजेंटाइन के रूलर को उनके लिए रहने का बंदोबस्त करने को कहा है, तो वो जल्द ही वहाँ जाने वाले हैं। डिटरेन कहता है, और तुम्हें कुछ देर पहले ऑफेंड करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेटिशिया ये सुन कंफ्यूज होती है कि डिटेन उसे क्यों माफ़ी मांग रहा है। वो डिटेन को कहती हुई है कि वो उसकी बात समझ नहीं पा रही। डिटेन कहता है, मैं ज़रा सा इंतज़ार करने वाला था जब तक तुम मुझे इतने वक्त तक तुमसे सच छुपाने के लिए माफ़ नहीं कर देती, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो अब तक तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझ पर गुस्सा भी हो जाओ तो भी मैं समझ सकता हूँ। लेटिशिया उसकी बात सुन कहती है, लेकिन वो तो एक ऐसी बात है जिसे कि मुझे खुश होना चाहिए, नाराज़ नहीं। डिटेन सोचता है कि कुछ ऐसा जिससे कि उसको खुश होना चाहिए। लेटिशिया ब्लश करते हुए कहती है, आखिरकार योर मैजेस्टी ने वैसा मुझे प्रोटेक्ट करने को करा था ना, मुझे तो शुक्रगुजार और खुश होना चाहिए। डिटेन पूछता है कि अगर ऐसा है तो क्या वो पूछ सकता है कि कुछ ही देर पहले लेटिशिया क्यों उसे अवॉइड कर रही थी। लेटिशिया कहती है, मैं आपको भला क्यों अवॉइड करूंगी। कहीं आप तब की बात तो नहीं कर रहे जब मैंने आपसे कुछ देर अकेले रहने की बात की थी। मैंने वैसा बस इसलिए कहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। कुछ दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए बेहद कीमती हूँ क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि आप वो सब बस इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप एक काइंड और जेंटल इंसान हो। लेकिन अब मुझे पता है कि जो आपने कहा था वो सब सच था, और ये जान मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी खुशी को दबा कर रख नहीं पाई। अभी ऐसा कहते वक्त भी लेटिशिया के चेहरे पर उसकी खुशी काफ़ी साफ साफ दिखाई दे रही है। डिटेन कहता है, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे एक अर्जेंट काम है। लेटिशिया कहती है, योर मैजेस्टी। डिटेन तो पूरा लाल पड़ चुका है और वो सोचता है, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। वो एक पल के लिए रुकता है और फिर लेटिशिया को देख कहता है, मैं भी बहुत खुश था। अगर मैंने जो कहा उससे तुमको खुशी मिली है, वो मुझे भी बहुत खुश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब रोजेंटाइन पहुंच चुके हैं। वहाँ का रूलर विंग्स को ग्रीट कर उनका स्वागत करता है। वो आर्विन को कहता है, हमने मेन हवेली में आपके लिए रहने का इंतज़ाम किया है। वो आर्विन को ले जाने लगता है, लेकिन तभी आर्विन कहता है, हम जेनस की डेलीगेशन को भी साथ लाए हैं। क्या तुमने उनके लिए भी रहने की जगह तैयार किया है। रूलर कहता है, पार्डन सर आर्विन, आपको पता ही होगा क्योंकि मेन कैसल में होली ग्रेल को रखा गया है, उन जैसे लोगों को वहाँ रहने देना ठीक नहीं है। मेन कैसल में तो क्या, उनको तो शहर में भी लाना नहीं चाहिए था। वो कहता है, मुझे यकीन है कि शहर में उनको रहने को कई और जगह मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कोई भी इनके लिए अपने दरवाजे खोलने को क्यों ही तैयार होगा। आखिरकार ये सब बेकाम के शर्मनाक लोग जो है। रूलर की बात सुनने के बाद आर्विन के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। आर्विन कहता है, लेडी लेटिशिया अब जेनस की रानी बन चुकी है और फिर भी तुम उनके बारे में ऐसा कह रहे हो, या फिर क्या तुम्हें पता नहीं कि वो सब लेडी लेटिशिया को सर्व करते हैं। लेडी लेटिशिया के सर्वेंट्स को इंसल्ट करना उनको इंसल्ट करने के बराबर है। मुझे नहीं पता था कि रोजेंटाइन के रूलर के इरादे ऐसे ट्रेटर जैसे हैं। आर्विन का गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका है और अब तो रूलर भी उसे देख डर रहा है। वो तुरंत अपने लोगों को डेलीगेशन के सभी को रोजेंटाइन के सबसे लग्जरियस लॉज में ले जाने को कहता है और कहता है कि उन्हें हाई लेवल की मेहमान नवाजी दिया जाए। वो कहता है, मैंने अपने ऑर्डर्स बदल दिए हैं, तो मुझे एक ट्रेटर मत समझिए लॉर्ड आर्विन। आर्विन सोचता है, ट्रेटर, मेरा किसी और को ट्रेटर बुलाना भी कितना आयरॉनिक है। इतने सालों तक मैं अपनी सच्ची मास्टर को पहचान नहीं पाया, जबकि वो मेरे ही आंखों के सामने अब्यूज़ हुए जा रही थी और मैं तो उल्टा ही उनकी दुश्मन का राइट हैंड आदमी बनकर रहा। अगर ये सब काम मुझे एक ट्रेटर नहीं बनाते तो मैं नहीं जानता कि वो क्या होता है। मुझे लेडी लेटिशिया से माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी तरफ जेनस के आदमी सोच रहे हैं कि क्या रोजेंटाइन के रूलर ने सच में ऐसी लग्जरियस हवेली उनके लिए तैयार करा। उनको तो लगा था कि वो उन्हें किसी पुराने झोपड़ी में ले जाकर रख देगा। बार्नेस को तो ये बात इस हद तक हजम नहीं हो रहा कि उसे लगता है कि ये होली एम्पायर का रचा गया कोई चाल है। तभी इनोज कहता है, हिज मैजेस्टी क्या कर रहे हैं।
डिट्रियन कैरियज के बाहर खड़ा हुआ है। बार्नेस कहता है कि शायद वो हर मैजेस्टी को एस्कॉर्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। इनोट कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हर मैजेस्टी उनको वैसा करने देंगी? मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच सुलह हो चुका है। तभी लेटिशिया कैरियज से निकलने लगती है और वो डिट्रियन का हाथ पकड़ नीचे उतरती है। वो खुश दिख रही है और वो डिट्रियन को थैंक यू भी कहती है। बार्नेस को तो लगा था कि इन दोनों का झगड़ा हो गया है। वो सोचता है, और ये कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं? ऐसा क्यों लग रहा है कि हर मैजेस्टी हिज मैजेस्टी को प्यार भरी आंखों से देख रही है। रात हो जाती है और लेटिशिया अपने कमरे में बैठ सोच रही है। मैं खुद को उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने को नहीं रोक पा रही। ये देख कि उनके लिए मेरी फीलिंग्स किस कदर बढ़ रही है, लगता है मेरे दिल में कोई लगाम नहीं है। वो काफ़ी खुश है, लेकिन इससे उसको फिक्र भी होती है, क्योंकि उसके पास डिट्रियन के साथ जीने को बस 6 महीने बाकी है। उसे लगा था कि वो बिना किसी पछतावे के मर सकती है। आखिरकार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक दूसरी ज़िंदगी मिलेगी। मुझे तो लगा था कि अगर उसकी जगह मैं मर पाऊंगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन बस कुछ ही पल पहले मुझे पहली बारी पछतावे का भारी एहसास महसूस हुआ। मुझे उसका प्यार पाने का लालच हुआ। मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि डिटेन बस मुझे एक पति के जैसे काइंडनेस और रेस्पेक्ट ना दे, लेकिन मैं सच्चे दिल से उसका प्यार चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी में उसके साथ असली पति पत्नी के रूप में रहना चाहती हूँ। ऐसा सोचते हुए लेटिशिया की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वो अपने आंसू पोंछ सोचती है कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। वो इसके लिए तैयार थी और कम से कम अभी वो खुश है। तभी हम देखते हैं कि एक चमकती हुई तितली उसके पास जा रही है। जब वो तितली उसके सामने चली जाती है, लेटिशिया सोचती है कि मेरे कमरे में एक तितली क्यों है। तभी वो तितली एक नोट गिराती है। लेटिशिया सोचती है कि ये क्या है। वो नोट को खोल देखती है तो लिखा होता है, माय लेडी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इस तरीके से आप तक ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। मुझे ऐसा करना पड़ा तेनोआ का ध्यान ना खींचने को। कुछ है जो मुझे आपको बताना ही होगा। प्लीज़ मुझे पीछे मिलिए। लेटिशिया को समझ आ जाता है कि ये भेजने वाला इंसान आर्विन है। लेटिशिया अपना मुंह ढक जाने लगती है। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही है और वो पकड़ी जाना भी नहीं चाहती है। चलते चलते उसे एक जगह से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और वहाँ अंदर काफ़ी शोर शराबा भी मचा हुआ है। जब वो दरवाजे से झांक कर देखती है तो वो अंदर जेनस के आदमियों को देखती है जो कि किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। लेटिशिया सोचती है, पार्टी? क्या किसी का बर्थडे है? वो वहाँ से तुरंत भाग निकलती है, ये सोच के उसे आज सब की नज़रों से दूर रहना होगा। वो नहीं चाहती कि डेलीगेशन का मूड खराब हो किसी ऐसे इंसान को देख जिनसे वो नफरत करते हैं। बाहर आर्विन लेटिशिया का इंतजार कर रहा है। लेटिशिया के वहां पहुंचते ही आर्विन अपने घुटनों में बैठ जाता है, जिसे देख लेटिशिया कंफ्यूज होती है। वो कहती है, बात क्या है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर क्या तुम फिर से पेन ऑफ ओथ से गुजर रहे हो? आर्विन अपना सर जमीन में जोर से पटकने लगता है। वो कहता है, लेडी लेटिशिया। लेटिशिया भी नीचे झुक कहती है, आर्विन ये तुम क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। आर्विन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अवेकनिंग लेडी लेटिशिया। लेटिशिया कहती है, तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो, प्लीज़ उठ जाओ। आर्विन कहता है, आपको मुझे ऐसे ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए। लेटिशिया कहती है, ऑर्डर्स? तो आर्विन कहता है, मैंने आपको धोखा दिया है माय लेडी। जब आपको उस अंधेरे कमरे में बंद कर कर मारा पीटा गया जहाँ कोई भी दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं थी, जब आपको सर्दी की उन ठंडी रातों में बाहर निकाला गया, मैंने कुछ नहीं करा, बस देखता रह गया। मैंने अपनी मास्टर के दुख को नज़रअंदाज कर एक बहुत बड़ा पाप करा है। जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपको अनदेखा कर मैंने पाप करा है। अगर मैं 1000 बारी भी मर जाऊँ तो भी मेरे इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। ऐसा कहते वक्त हम देखते हैं कि आर्विन के माथे से खून टपक रहा है। लेटिशिया सोचती है, क्या आर्विन ने अभी कहा कि मैं उसकी मास्टर हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि आर्विन मेरा दूसरा विंग बन चुका है? आर्विन अभी भी घुटने टेक बैठा है और वो कहता है कि वो चाहता है कि लेटिशिया उसको उसकी गलतियां सुधारने का एक मौका दे दे, या फिर इससे भी बेहतर वो आर्विन को मार दे ताकि उसको एक बेहतर विंग मिल सके। लेटिशिया कहती है कि वो आर्विन को पनिश नहीं करने वाली, लेकिन आर्विन चाहता है कि लेटिशिया उसको पनिश करे। लेटिशिया कहती है, प्लीज़ उठ जाओ, यही मेरा हुक्म है, या फिर क्या तुम्हारा इरादा है मेरे पहले हुक्म को ना मानने की? उसका ऐसा कहते ही आर्विन उठ जाता है। लेटिशिया उसे देख मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है मेरा दूसरा विंग काफ़ी ज़िद्दी है। लेटिशिया कहती है, नोएल ने मुझे तुम्हारे बारे में कई सारी बातें बताई है। उसने कहा कि अगर तुम नहीं होते तो होली पैलेस में वो नहीं बच पाती। उसने ये भी कहा कि तुम उसके लिए उसकी खुद की ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती हो। लेकिन तुम मुझे तुम्हें मारने को क्यों कह रहे हो? अगर नोएल ने ये बात सुन ली तो उसका दिल टूट जाएगा। आर्विन पूछता है कि क्या नोएल ने ऐसा कहा?
लेटिशिया कहती है, दरअसल कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा था। मेरे उस सपने में नोएल मुझे भागने में मदद कर रही थी, लेकिन मैं गैर जिम्मेवार थी और गलती से मेरे पैरों में मोच आ गई। लेटिशिया ये बातें नोएल को नहीं कह पाई क्योंकि उसे पता है कि ये बातें उसको दुख पहुंचाती, लेकिन आर्विन के सामने उसकी जुबान से शब्द खुद ब खुद निकल रहे हैं। लेटिशिया आर्विन को बताती है कि कैसे नोएल ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपने ही प्रेमी पर पीठ मोड़ दिया, उसकी विंग के रूप में उसके लिए अपनी जान भी दे दी। लेटिशिया की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन फिर भी नोएल ने एक बारी फिर से उसका विंग होने का फैसला करा। लेटिशिया कहती है, तो फिर मैं कैसे तुमसे नफरत कर सकती हूँ आर्विन। आर्विन लेटिशिया के इमोशंस को महसूस कर पा रहा है। वो एक गहरा दर्दनाक दुख महसूस कर रही है, जिसको महसूस कर आर्विन को रोने का मन हो रहा है। वो सोच रहा है कि लेटिशिया उसे अभी जो कुछ भी कह रही है वो सब काफ़ी असली महसूस हो रहा है, ना कि कोई सपना। लेटिशिया कहती है, आर्विन मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुमने मुझे चूज़ करा। इस बारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नोएल का हाथ नहीं छोड़ना और मेरा विंग होने के लिए शुक्रिया आर्विन। वो आर्विन से एक सवाल भी पूछना चाहती है। वो पूछती है कि क्या आर्विन उसे एलिक्सार के बारे में बता सकता है। लेटिशिया एलिक्सार से चुनी तो गई है, लेकिन उसे कभी भी उसके बारे में अच्छे से नहीं सिखाया गया है, तो वो एलिक्सार के बारे में अच्छे से जानना चाहती है। आर्विन बताता है कि एलिक्सार असल में एक मीडियम है जो कि चूजन वन को गॉडेस की शक्तियों से बांधता है। वो एक विंग को अपने मास्टर को पहचानने में मदद करता है। आर्विन बताता है कि जब विंग्स अपना साथ लेटिशिया को प्रॉमिस करेंगे, तब लेटिशिया गॉडेस की पावर्स को यूज़ कर पाएगी। ये सुन लेटिशिया एक्साइटेड होते हुए पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वो हवा और पानी की पावर्स को यूज़ कर पाएगी, क्योंकि आर्विन और नोएल अब उसकी तरफ हो चुके हैं। आर्विन कहता है कि हाँ, ये सच है। जब वक्त आएगा गॉडेस लेटिशिया को जवाब देंगी, वैसे ही जैसे एलिक्सार ने उसकी इच्छाओं पर रिस्पॉन्ड करा। जब लेटिशिया ने पहली बार उसे देखा था तब उसे लगा था कि वो एक नकली एलिक्सार है। अब सोचने पर एलिक्सार ने कई बार ही उसकी मदद करी है। आर्विन कहता है, जी माय लेडी, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब आपकी सारी सच्ची दुआएं पूरी होंगी। लेटिशिया सोचती है, मेरी सच्ची दुआ? मैं डिटेन के साथ एक लंबी खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने कहा था, तुझे तो ऑनर्ड फील करना चाहिए लेटिशिया। ये श्राप जिसमें मेरी शक्तियाँ बसी है तोड़ी नहीं जा सकती। अगर गॉडेस खुद भी धरती में उतर आई तो भी नहीं। एक ऐसा होपलेस सपना देखना जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वैसा करना बस लेटिशिया का दिल दुखाएगा। अगर वो ऐसी इच्छाएं रखेगी जो उसको नहीं रखनी चाहिए, जो सब पहले हुआ था वही खुद को दोहराएगा। लेटिशिया सोचती है, मेरी खुदगर्जी और खुद की ज़िंदगी को बचाने का लालच की ही वजह से डिटेन मारा गया, जबकि मैं ज़िंदा रह गई। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने जो गलतियाँ की थी मैं वो नहीं दोहराना चाहती। फिर भी क्या मुझे सपने देखने का तक हक नहीं? किसको पता, कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो। मैं गॉडेस की चूजन वन बनी और मुझे अपना दूसरा विंग भी मिल गया, और तो और डिटेन को भी मेरे अतीत के बारे में पता चल गया। क्या पता ऐसा ही कोई और चमत्कार हो जाए तो फिर शायद मैं उसके साथ रह पाऊंगी 6 महीने के बाद भी, और मैं उसकी असली पत्नी बन पाऊंगी। इसी वक्त अंदर जेनोस के आदमियाँ कह रहे हैं कि ये एक सरप्राइज पार्टी है, तो डिटेन लेटिशिया को नहीं बताए। डिटेन कहता है कि समझ गया, अगर तुम लोगों ने ये एक और बारी कहा तो 100 बारी हो जाएगा। मैं उसे लेकर आऊँगा बिना उसको बता दिए। इनोज कहता है, 100 बार भी काफ़ी नहीं है। हमने इस पार्टी को तैयार करने में बहुत मेहनत करा है, इसलिए जब आप हर मैजेस्टी को यहाँ ला रहे होंगे तब उनको ज़रा सा भी भनक लगने नहीं देना। डिटेन लेटिशिया को लेने जाने लगता है। भले ही ये सब काफ़ी फंसी हो रहे हैं, सभी लेटिशिया को वेलकम फील करवाने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो डिटेन भी इतना तो कर ही सकता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और लेटिशिया को बुलाता है। वो कहता है, ये मैं हूँ डिटेन। जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, डिटेन सोचने लगता है कि कहीं वो सो तो नहीं गई। वो लेटिशिया को आराम करने देना तो चाहता है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है जब से वो एक प्रॉपर बेड में नहीं सोई है, लेकिन ये पार्टी उसी के लिए है, तो डिटेन कुछ देर और दरवाज़ा खटखटाता है। फिर भी कुछ जवाब ना मिलने पर डिटेन कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ लेटिशिया, और दरवाज़ा खोल अंदर जाता है, लेकिन वो देखता है कि कमरा पूरा खाली है और लेटिशिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। डिटेन दौड़ते हुए लेटिशिया को ढूंढने लगता है। सारे नाइट्स किचन में इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि लेटिशिया के साथ कोई नहीं है। डिटेन काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए।
तभी वहाँ किसी के पैरों की आवाज़ आती है और उसके सामने से लेटिशिया आ रही होती है। डिटेन पूछता है कि वो रात के इस वक्त बाहर अकेली क्या कर रही है। वो ये भी नोटिस करता है कि लेटिशिया रो रही थी। लेटिशिया अपनी आंखें मीचते हुए कहती है कि वो बस टहलना चाहती थी और उसकी आंखों में धूल चला गया। हम देखते हैं कि कुछ पल पहले लेटिशिया को सोचता देख आर्विन पूछता है कि क्या कोई मसला है। लेटिशिया कहती है कि नहीं, वो बस बहुत खुश है क्योंकि आर्विन और नोएल को अब छूटना नहीं पड़ेगा। वो सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर उन दोनों की शादी हो जाती और बच्चे होते। इन बातों को सोच लेटिशिया को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखें आंसू से भर आए। आर्विन ये सुन काफ़ी कंफ्यूज होता है। शादी, बच्चे? लेटिशिया सोचती है अगर सच में कोई चमत्कार होता है और वो डिटेन की पत्नी होती है तो वो भी माँ बनना चाहेगी। उसको कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला है, ना ही उसे उसका मतलब पता है, लेकिन इन सब की ही वजह से उसे और भी ज़्यादा ख्वाहिश होती है एक परिवार बनाने को। वो डिटेन को एक परिवार देना चाहती है। अपने पिता और भाई को खोने के बाद उसे भी अकेलापन में जीना पड़ा, बिल्कुल लेटिशिया की ही तरह। लेटिशिया कहती है तो आर्विन, क्या तुम वापस जाने के बाद नोएल को प्रपोज करने का सोच रहे हो? आर्विन ये सुन काफ़ी चौंक जाता है। लेटिशिया कहती है मेरा मतलब है कि एक शादी का प्रपोजल। इंतज़ार करने की कोई वजह तो नहीं है ना? तुम नोएल से शादी करने वाले हो ना? आर्विन शर्मा जाता है। वो कहता है कि वो वैसा चाहता तो है लेकिन इसका फैसला वो अकेला नहीं कर सकता। लेटिशिया कहती है कि क्या नोएल ने कभी कहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी? आर्विन कहता है नहीं तो। बात बस ये है कि आर्विन ने कभी नोएल के साथ उनकी फ्यूचर के बारे में बात नहीं करा है। होली एम्पायर के हालातों ने उनको कभी वैसा करने का मौका ही नहीं दिया। लेटिशिया कहती है नोएल एक काफ़ी चार्मिंग लेडी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई और उसे चुरा कर ले जाएगा? आर्विन कहता है कि वो वापस जाते ही नोएल से इस बारे में बात करेगा। लेटिशिया खुशी से ताली बजाते हुए कहती है कि वो तो बहुत अच्छा होगा। आर्विन कहता है अगर नोएल ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करा और हम दोनों को एक दिन बच्चा हुआ तो क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ माय लेडी? क्या आप हमारे बच्चे की गॉड मदर बनना चाहेंगे? लेटिशिया चौंक कर कहती है गॉड मदर? आर्विन कहता है हाँ, मुझे नोएल से भी पूछना होगा कि उसको क्या लगता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो खुशी खुशी मान लेगी। कहीं ये रिक्वेस्ट काफ़ी मुश्किल तो नहीं? लेटिशिया कहती है कि नहीं, वैसा नहीं है। लेटिशिया सोच रही है कि जब आर्विन और नोएल को बच्चे होंगे वो इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो मर चुकी होगी। वो आर्विन को कहती है कि उसको बस फिक्र इस बात की है कि एक गॉड मदर का फ़र्ज़ होता है एक बच्चे को सेफ रखना जब उसके माता पिता ना हो, लेकिन वो तो अब से जेनोस में रहने वाली है। आर्विन कहता है कि इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि वो लोग भी हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेटिशिया शॉक्ड होकर कहती है कि आर्विन ऐसा कैसे कह सकता है? एक विंग होली एम्पायर के बदले जेनोस में कैसे रह सकता है? आर्विन कहता है कि उनकी मास्टर जिस जगह में हो उनको भी वही होना चाहिए। वो झुककर कहता है आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, एक विंग के नाते हमारा फ़र्ज़ है मरते दम तक आपकी रक्षा करना। लेटिशिया सोचती है मेरे साथ कई सारी अच्छी चीज़ें होती जा रही है, ये सब बिल्कुल किसी सपने जैसा है। मुझे खुश होना चाहिए, अगर मैं अभी मर भी जाऊँ तो भी शायद मुझे कोई रिग्रेट ना हो। लेटिशिया कहती है तो फिर ठीक है, वो ज़रूर उनके बच्चे की गॉड मदर बनेगी। वो कहती है बदले में क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो आर्विन? आर्विन कहता है कि लेटिशिया जो चाहे वो वैसा करेगा। लेटिशिया मुस्कुराते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो आर्विन, यही तुम्हारे लिए मेरा हुक्म है। मैं चाहती हूँ कि अंत तक तुम और नोएल साथ में जियो। आर्विन समझ नहीं पाता कि लेटिशिया की बातों का मतलब क्या है। वो वहाँ से उठ कहती है कि अब उसे जाना होगा, किसी को नहीं पता है कि वो चुपके से बाहर आई हुई है। लेटिशिया आर्विन को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। आर्विन सोचता है वो चाहती है कि मैं खुश हूँ। ये बस एक आम रिक्वेस्ट था, लेकिन आर्विन को कुछ गलत लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो कोई तो ज़रूरी बात को नोटिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो क्या हो सकता है। आर्विन सोचता है कि नोएल को यहाँ होना चाहिए था, उससे उसको कांटेक्ट करना चाहिए। अभी प्रेजेंट में डिटेन और लेटिशिया साथ में वापस जा रहे हैं। डिटेन पूछता है कि क्या लेटिशिया सच में ठीक है, तो लेटिशिया कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। लेटिशिया सोचती है मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ। उससे आर्विन की बात याद आती है। वो सोच रही है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीने का मन कर रहा है। शायद यही वजह थी कि क्यों अपनी ज़िंदगी में पहली बारी मैं चाहने लगी कि कोई भी मुझे प्यार ना करे। डिटेन कहता है मैंने सुना है कि खाना तैयार हो चुका है, क्या हम अंदर चले? लेटिशिया थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि कुछ देर पहले सभी किसी पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। क्या उसका ज्वाइन करना सही होगा? लेकिन डिटेन खुद उसको ले जाने आया है। ये सोच लेटिशिया उसका हाथ पकड़ लेती है।
वो दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही लेटिशिया अंदर जाती है उसके ऊपर पूरा कन्फेटी की बारिश हो पड़ती है। ये देख वो कंफ्यूज होती है। डेलीगेशन के सभी कहते हैं जनस में आपका स्वागत है योर मैजेस्टी। सभी काफ़ी खुश है। लेटिशिया सोचती है कि ये क्या हो रहा है। वो पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि आज किसी का भी बर्थडे नहीं था। डिटजन उसको पहले ही ये बात ना बताने के लिए माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि सब ने उसको ये बात लेटिशिया से छुपाने को कहा क्योंकि वो उसको सरप्राइज़ करना चाहते थे। लेटिशिया सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने ये बात उसे कितनी बार याद दिलाया। तभी एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है योर मैजेस्टी, मेरा नाम मार्टिन है। मैं एक नाइट हूँ जो कि राजकुमार जूलियस को सर्व करा करता था। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ आपकी। और ना बस आपने इनोज को बचाया, आपने राजकुमार जूलियस की अस्थियों को भी वापस लाया। हम में से हर कोई आपको बेहद प्यार करता है। डिटजन कहता है जैसा कि मैंने पहले वादा करा था लेटिशिया, क्योंकि डिटजन पहले कई बारी लेटिशिया को अश्योर कर चुका है कि कोई भी उससे नफरत नहीं करता। यही बात अब लेटिशिया को खुद उनसे सुनने को मिल रहा है। लेटिशिया कहती है लेकिन मैं तो सेंट जोसेफिना की बेटी हूँ। डिटजन कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता वो किसकी बेटी है, क्योंकि यहाँ रहे हर किसी को पता है कि वो किस किस्म की इंसान है। लेटिशिया अपना मुंह ढक रोने लगती है। वो कहती है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत होइए। ये देख डेलीगेशन के लोग काफ़ी फ्लस्टर्ड हो जाते हैं। लेटिशिया कहते हैं अगर आप सब ऐसे ही मुझसे काइंड होते जाएंगे मैं अपनी खुदगर्ज इच्छाओं को रोक नहीं पाऊंगी। वो सोचती है मैं मेरी इन ख्वाहिशों को अब इग्नोर नहीं कर सकती। मैं जीना चाहती हूँ और हमेशा डिटजन के साथ होना चाहती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।